नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक है कि नोवाक जोकोविच ने 19वां ग्रैंड स्लैम जीता है। तो नोवाक जोकोविच ने इससे पहले 2016 में ब्रिटेन के एंडी मरे को हरा के फ्रेंच ओपन जीता था। तो इस बार इन्होंने फ्रेंच ओपन का दूसरा खिताब जीता है। ये विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं और सर्बिया से हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन के फाइनल में ग्रीक खिलाड़ी स्टेफानोस सिपास को 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 और 6-4 से हराकर ग्रैंड स्लैम को अपना नाम किया। तो ये इनका 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस जीत के साथ टेनिस इतिहास में 2 बार 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, मतलब कैरियर ईयर ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, जो चारों ग्रैंड स्लैम जो एक खिलाड़ी एक साल में जीतता है, तो ऐसे करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले ऐसा करने वाले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी रायस एमरसन और ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व खिलाड़ी रॉड लेबर ने ये काम किया था। फ्रेंच ओपन में स्पेन के राफेल नाडल को सेमीफाइनल में इन्होंने हराया। जो राफेल नाडल हैं वो भी अपने आप में एक बड़े खिलाड़ी हैं। ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो ओलंपिक समिति ने IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की कार्यकारी बोर्ड ने 10 जून 2021 को 2032 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी ब्रिस्बेन के नाम की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों द्वारा 21 जुलाई 2021 को टोक्यो में 138वें IOC सत्र में मतदान करने की उम्मीद थी ताकि इसकी पुष्टि की जा सके। तो ये 21 जुलाई को इस पे मतदान हुआ, वैसे ही फाइनल हो चुका है। IOC अध्यक्ष ने कार्यकारी बोर्ड की बैठक के बाद यह पुष्टि की है कि ब्रिस्बेन को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन से पहले 21 जुलाई की बैठक में वर्ष 2032 की ओलंपिक मेजबानी का अधिकार दिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई 2032 के ओलंपिक की, और इस साल का ओलंपिक हो रहा है टोक्यो में। फरवरी 2021 में IOC ने अपने पसंदीदार उम्मीदवार के तौर पे ऑस्ट्रेलियाई शहर ब्रिस्बेन को मेजबानी के लिए फास्ट ट्रैक पर रखा था। फ्यूचर होस्ट कमीशन के अध्यक्ष क्रिस्टिन क्लास्टर एसन, तो फ्यूचर होस्ट कमीशन ओलंपिक की कमेटी है ये, उसके अध्यक्ष हैं जो क्रिस्टिन क्लास्टर एसन ने कहा कि आयोग ने इस शहर और क्षेत्र के लिए सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं के लिए सहयोगात्मक साझेदारी के माध्यम से ब्रिस्बेन 2032 योजना के लिए मिलकर काम किया है। तो भावी ओलंपिक किस तरह से चयन किया जाता है जगहों का, तो ओलंपिक के भावी मेजबानों के लिए इस तरह से चयन किया जाता है कि जैसे फ्यूचर होस्ट कमीशन है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक के लिए ये व्यवस्था की जाती है। स्थायी रूप से शहरों, क्षेत्रों, देशों और उनसे संबंधित राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों, नेशनल ओलंपिक कमिटीज के साथ ओलंपिक और युवा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए महत्वाकांक्षाओं के बारे में खोजपूर्ण गैर प्रतिबद्ध चर्चा के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें जो वहाँ की क्षेत्रीय ओलंपिक कमेटी होती है या राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी होती है, वहाँ के जो क्षेत्रीय या शहरीय कोई भी एजेंसियाँ होती हैं इस तरह की, तो उनके साथ ये बातचीत करते हैं, उनकी इच्छा जानते हैं। डीको सिंह का निधन हुआ। भारत के पूर्व बॉक्सर और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले डीको सिंह का 10 जून 2021 को निधन हो गया। वो 42 साल के थे और वो कैंसर से पीड़ित थे। पिछले साल वो कोविड-19 की चपेट में भी आए थे, लेकिन वो ठीक हो गए थे। डीको सिंह को लीवर का कैंसर था, जो 2017 से बीमार थे। ये भारत के सर्वश्रेष्ठ बॉक्सरों में से एक माने जाते हैं। मणिपुर के रहने वाले थे डीको सिंह। 1998 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और 2013 में पद्मश्री से इनको नवाजा गया। मणिपुर के इस सुपरस्टार ने 10 वर्ष की उम्र में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब सब जूनियर जीता था। डीको सिंह ने सन 1998 में बैंकॉक एशियाई खेलों में अपना परचम लहराते हुए बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता था। डीको सिंह को एक निडर मुक्केबाज माना जाता था। उन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल की राह में 2 ओलंपिक विजेताओं थाईलैंड के सेंताया वांगप्रोटेस और उज्बेकिस्तान के तैमूर तुलयाकोव को हराया था, जो उस समय भारतीय मुक्केबाजी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। भारतीय नौसेना में काम करने वाले डीको सिंह मुक्केबाजी से संन्यास लेने के बाद कोच बन गए थे और वो भारतीय खेल प्राधिकरण के इम्फाल कोचिंग सेंटर में कोचिंग दिया करते थे। तो ये भारतीय नौसेना के अधिकारी थे। रायमोना वन अभ्यारण्य बना राष्ट्रीय उद्यान। तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, बादलदार तेंदुआ, गोल्डन लंगूर, भारतीय गौर, एशियाई हाथी, चीतीदार हिरण, जंगली भैंस और हार्नबिल जैसे कई प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। पश्चिमी असम के कोकराझा जिले में रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व
को 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के 6वें राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे अधिसूचित किया गया। तो इससे पहले असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे और रायमोना को जोड़ के 6 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी असम के कोकराझा जिले में पश्चिम बंगाल और भूटान के साथ जुड़े क्षेत्र में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान को तितलियों की 150 से अधिक प्रजातियों, पक्षियों की 170 प्रजातियों, आर्किड के कई प्रजातियों और पौधों की 380 प्रजातियों के निवास स्थल के तौर पे जाना जाता है। यह बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर स्थित है और इस क्षेत्र में अधिसूचित रिपु आरक्षित वन का उत्तरी भाग 508.62 वर्ग किलोमीटर भी शामिल है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और चिराग रिपु हाथी अभ्यारण्य के 2837 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह राष्ट्रीय उद्यान मोटे तौर पर 422 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वन्य अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान फिप्स वन्यजीव अभ्यारण्य और भूटान के जिग्मे सिग्ये वांगचुक राष्ट्रीय उद्यान के वन क्षेत्रों के करीब है, जो 2400 वर्ग किलोमीटर से अधिक है और एक सीमावर्ती संरक्षण भूस्थल का निर्माण कर रहा है। असम के इससे पहले 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम के गोलघाट, कार्बी अंगोल और नगांव जिले में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडर के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हिमालय की तलहटी में स्थित और भूटान के रायल मानस राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान यह तेजपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और भारत के असम के सोनितपुर जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान यह असम के दारंगा और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। डिब्रू सौखोवा राष्ट्रीय उद्यान यह असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है। तो ये थे राष्ट्रीय असम के 5 राष्ट्रीय उद्यान जो पहले से थे और 6वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको रखा गया। इसके बाद 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जिसकी चर्चा है वो है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। इस वन्यजीव अभ्यारण्य को भी जल्दी असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। पूर्वी असम में स्थित इस अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र में अनियमित कोयले का खनन होता है और इससे सरकार को काफी परेशानियां हो रही है, इसलिए इसको भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा रहा है, जिससे इसकी सुरक्षा और ठीक है। मेरापी ज्वालामुखी, तो इंडोनेशिया का मेरापी ज्वालामुखी फटा है। जियोलॉजिकल डिजास्टर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने बताया है कि इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मेरापी 4 बार फटा है और क्रेटर से 1500 मीटर तक की दूरी तक इसका लावा फैला है। इस केंद्र के प्रमुख हनिक हुमैदा ने 3 जून 2021 को यह बताया है कि 6 घंटे के दौरान इंडोनेशिया के माउंट मेरापी से 10 से 141 सेकंड के लिए 43 हिमस्खलन भूकंप और 11 से 27 सेकंड के लिए भूकंप के 5 झटकों का अनुभव किया गया। हुमैदा ने आगे यह भी कहा है कि योग्याकार्टा और मध्य जावा प्रांतों के बीच की सीमा पर स्थित पहाड़ अभी भी अपने शिखर से 50 मीटर ऊपर तक के घने धुएं छोड़ रहा है, घने धुएं उगल रहा है। तो इंडोनेशिया का मेरापी ज्वालामुखी फटा है, ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में जो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है इतना ही। कल फिर से लेके आएंगे इस प्रोग्राम को। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।